फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एंजाइम्स क्या है और उनकी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें पढ़ना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के आधार पे, लेकिन इस नॉमेनक्लेचर के पहले भी एंजाइम को क्लासिफाई किया गया, उनका नाम रखा गया। तो हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लासिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रीवियस क्लासिफिकेशन में हम करते क्या थे कि जो एंजाइम जिस सब्सटेंस पे एक्ट करता था उसी सब्सटेंस के नाम के एंड में एज सफिक्स जोड़ देते थे तो वो उस सब्सटेंस के लिए एंजाइम हो जाता था। जैसे मैं एग्जांपल देके आपकी बात बताऊं कि सबसे पहले हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे सफिक्स एज। ठीक है, कहाँ ऐड करते थे? एट द एंड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो सब्सटेंस होता था उसके नाम के अंत में हम एज सफिक्स जोड़ देते थे, तो जो सब्सटेंस पे एंजाइम एक्ट करता था वो उसका नाम हो जाता था। जैसे प्रोटीएजेस यानी एक्ट ऑन प्रोटीन, ये किस पे एक्ट करता था? प्रोटीन पे। दूसरे हम बात करें लाइपेजेस यानी जो लिपिड पे एक्ट करता था। न्यूक्लिएजेस जो हमारे न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करता था। ठीक है, तो अब पुरानी क्लासिफिकेशन में यही करते थे, सब्सटेंस के नाम के एंड में एज सफिक्स जोड़ देते थे तो वो नाम हो जाता था हमारे एंजाइम का। इसके अलावा हम दूसरा काम क्या करते थे कि जहां से जो एंजाइम हमें मिलता था उसके सोर्स के अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर कर देते थे। जैसे पेपेन, नाम सुना होगा आपने एंजाइम का, तो पेपेन का नाम पड़ा इसके सोर्स के अकॉर्डिंग, यानी पेपेन हमें ऑब्टेन होता था पपाया से, तो पपाया से ऑब्टेन हुआ तो इसका नाम पेपेन रख दिया गया। इसके अलावा दूसरा आपको एग्जांपल मैं दूं, रेनिन। रेनिन का नाम पड़ा उसके सिंथेसिस की, जहां पे वो सिंथेसाइज होता था, तो रेनिन सिंथेसाइज्ड बाय किडनी। ठीक है, तो ये इस तरह से पुराना नॉमेनक्लेचर किया जाता था कि उसकी ओरिजिन के आधार पे उसका नाम रख दिया गया या उसके सब्सटेंस के एंड में एज सफिक्स जोड़ करके उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया गया। तो इस अकॉर्डिंग हमारे जो सारे एंजाइम्स थे वो हर कैटेगरी में फिट नहीं हो पा रहे थे। तो 1955 में IUB यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो 1955 में आईयूबी ने एक कमीशन की स्थापना की जिसका काम था, जिस कमीशन का मेन काम क्या था? एंजाइम का नॉमेनक्लेचर करना। तो 1955 में आईयूबी ने एंजाइम कमीशन की स्थापना की नॉमेनक्लेचर के लिए। तो कमीशन ने 1961 में पूरे एंजाइम्स की स्टडी करके अपना एक क्लासिफिकेशन दिया जिसको आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कहा गया। आईयूबी ने अपने क्लासिफिकेशन का जो बेस रखा, जो बेसिक पॉइंट रखा, वो रखा एंजाइम्स की एक्टिविटी। उन्होंने कहा कि हम एंजाइम्स को ना ही उनके ओरिजिन के आधार पे क्लासिफाई करेंगे, ना ही हम किसी सब्सटेंस के पीछे सफिक्स लगा के क्लासिफाई करेंगे। हम एंजाइम्स को उनकी एक्टिविटी या उनके एक्शन के आधार पे क्लासिफाई करेंगे, यानी जो एंजाइम जिस टाइप का रिएक्शन परफॉर्म करेंगे हम उस एंजाइम को उस रिएक्शन की कैटेगरी में रख देंगे। तो इन्होंने 1961 में अपने एक्टिविटी, एंजाइम्स की एक्टिविटी के आधार पे एंजाइम को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। 6 कैटेगरी को याद रखना बहुत इजी है, आप ऐसे याद कर सकते हो, O T
HILL, हिल। ठीक है, तो जो 6 कैटेगरी है आपकी, पहली है आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी है आपकी ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइगेज एंड लाइएज। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरी है आपकी आईयूबी के अकॉर्डिंग। आइए थोड़ा सा हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। ओ फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ठीक, आईयूबी ने ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की कैटेगरी में उन एंजाइम्स को रखा जो हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस को परफॉर्म करते थे। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए जो एंजाइम्स की हमें जरूरत पड़ती थी, उस एंजाइम्स को उन्होंने ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की कैटेगरी में रखा। जैसे मान लीजिए AH2+B, यहां पे हमारा एंजाइम काम करेगा। ठीक, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में, तो हमारा हो जाएगा A+BH2। यहां पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और यहां पे हमारा हो जा रहा है रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस कैटेगरी में रखा उन्होंने जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करते थे। इसके हमारे एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेज, परऑक्सीडेज एक्सेट्रा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा टी, यानी टी फॉर ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफरेजेस। ठीक है, तो ट्रांसफरेजेस कैटेगरी में उन एंजाइम्स को रखा गया जो ग्रुप ट्रांसफर में हमारी मदद करते थे, यानी those enzyme which catalyze the transfer of group from one molecules to other molecules। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि हमारा प्लस BC, यहाँ हमारा एंजाइम काम करेगा AB+C, यानी ये ग्रुप के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं, तो उनको हम ट्रांसफरेजेस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हेक्सोकाइनेज, ट्रांस एल्डोलेज एंड ट्रांसलेज। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसफरेजेस के हो गए। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा H फॉर हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस यानी हाइड्रोलेजेस कैटेगरी में वो एंजाइम्स आते थे जो हमारे वाटर के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन में हमारी मदद करते थे। ठीक है, जैसे हम बात करें तो यहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट हो जाता था और ये जो मॉलिक्यूल आपका ये भी टूट जाता था, तो आपके यहाँ पे एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये आपका AH+BOH मिल जाता था। ठीक है, यानी वाटर H और OH में डिसोसिएट होगा आपका, तो इनको भी ब्रेक करके, यानी वाटर का ब्रेकडाउन जहां पे होता था आपका, साथ ही साथ कंपाउंड का भी ब्रेकडाउन होता था, तो उस कैटेगरी में जो एंजाइम्स होते थे उनको हाइड्रोलेजेस की कैटेगरी में रखा गया। इसके आपके एग्जांपल्स हैं माल्टेज, पेप्टाइडेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं H के बाद आपका है I फॉर आइसोमरेजेस, आइसोमरेजेस। ठीक है, आइसोमरेज कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड इनटू दियर रिस्पेक्टिव आइसोमर, यानी जो भी कंपाउंड होगा उसका उसके आइसोमर में उसको कन्वर्ट करने में ये मदद करते थे। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है
और ये कन्वर्ट हो जाए अपने आइसोमर में। ठीक है, आइसोमर में कन्वर्ट हो गए, दोनों सेम नहीं है, देखिए ए है, यहाँ पे ए स्टार मैंने बना दिया, यानी ये इसका आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। इसमें जो आपके एंजाइम्स आते थे उनके एग्जांपल है आपके इपीमरेजेस। ये इपीमरेजेस आपके डी फॉर्म को एल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी डी मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी टू लीवोरोटेटरी फॉर्म में। और आपके आइसोमरेज आपका जो एंजाइम होता था ये आपके सिस और ट्रांस में कन्वर्जन में आपकी मदद करता है। ठीक है, तो यानी जो आपके आइसोमर के फॉर्मेशन में जो एंजाइम आपके यूज होते थे उनको आइसोमरेज की कैटेगरी में रखा गया। हम लोग बात कर लेते हैं लाइगेज। Ligases are used for the joining of molecules with the help of ATP। यानी ये लाइगेसेस क्या करते थे, मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में मदद करते थे, लेकिन वो जुड़ने में एटीपी का होना जरूरी होता था। जैसे हम बात करें तो A प्लस बी प्लस एटीपी एंजाइम्स लाइगेज के प्रेजेंस में हो जाता था ये AB प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे ये ट्राई के फॉर्म है, यहाँ पे ये डाई के फॉर्म है, एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। ठीक, तो इस कैटेगरी में जो आपके एंजाइम आते थे वो होता था डीएनए लाइगेज एंड सक्सिनेट थायोकाइनेज। ठीक, नेक्स्ट हम 6 नंबर की बात कर रहे हैं, जो लास्ट है हमारा लाइगेजेस। ठीक, इस कैटेगरी में जो एंजाइम्स हमारे रखे गए वो हमारे नॉन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज थे, यानी जो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होता था या ब्रेक डाउन ऑफ ग्रुप होता था वो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर होता था। ठीक है, यहाँ पे वाटर का होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा एंजाइम आ जाएगा, तो ये A प्लस एक्स वाई। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करते थे। ठीक, इस कैटेगरी में जो हमारे एंजाइम्स आते हैं डी कार्बोक्सिलेज, बॉक्सिलेज, एल्डोलेज एक्सेट्रा। ठीक, तो ये हमारे आईयूबी के अकॉर्डिंग, जो आईयूबी ने 6 कैटेगरी में एंजाइम को क्लासिफाई किया उनके बारे में हमने देख लिया, एग्जांपल्स भी हमने सारे देख लिए। तो अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछता है एग्जाम में, तो आपको आईयूबी के अकॉर्डिंग ही आपको क्लासिफाई करना है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंजाइम्स को उनकी एक्टिविटी के आधार पे ही क्लासिफाई किया गया है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक है हम लोग एंजाइम से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।